प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाजरीन। नवंबर 2022 में आर्मी चीफ तैनात होने के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर का पहला दौरा अमरीका बड़ा अहम दौरा था, जिसमें आला हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई। इसके साथ साथ पाकिस्तानी कम्यूनिटी से उन्होंने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, अमेरिकन थिंक टैंक से खिताब किया और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है और विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको डिस्कस किया और बताया कि पाकिस्तान किस किस्म के ताल्लुकात अमरीका के साथ देखने का ख्वाह है। और एक बात जो उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताई कि पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बनना नहीं चाहता। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का हॉलमार्क है कि पाकिस्तान मल्टीलैटरलिज्म पर बिलीव करता है, यानी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान किसी एक मुल्क या किसी एक ब्लॉक के फेवर में हो और दूसरे ब्लॉक की मुखालफत करे। पाकिस्तान चाहता है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी दुनिया में जहाँ जहाँ मुहज़्ज़म ममालिक हैं उनके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हों, तिजारती, सकाफती या जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो अच्छे नौइयत के और अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर वो कायम रहें। यही बात जनरल आसिम मुनीर ने अपने दौरे अमरीका में मुख्तलिफ फोरम्स पर खिताब करते हुए कही। इस पर गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की तैयारियों के हवाले से कि आम इंतखाबात की आमद है, इलेक्शन कमीशन किस तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है और वो सवाल जो आपके जहनों में हैं वो कोशिश करेंगे कि उनसे वो जवाब हासिल किए जा सकें। लेकिन पहले आर्मी चीफ के दौरे अमरीका पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर रजा मोहम्मद खान, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रजा रूमी साहब दिफाई तज्जियाकार हैं और पाक अमरीका ताल्लुकात पर गहरी नज़र रखते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ देर में। जनरल साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ और जनरल आसिम मुनीर का ये दौरा और पाकिस्तान हमेशा सब ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन लेटली ये इंप्रेशन पाकिस्तान के बारे में फैलाया गया कि ईदर चाइना और द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये जहाँ से ये इंप्रेशन फैलाया गया वो भी हम जानते हैं। लेकिन क्या मुमकिन होता है पाकिस्तान जैसे किसी भी मुल्क के लिए कि दो बड़ी ताकतों के दरमियान अगर वो ताल्लुकात रखना चाह रहा है तो तवाज़ुन बरकरार रखे? जनरल साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है बाकी तमाम ममालिक की तरह उसका जो बुनियाद है वो पाकिस्तान के कौमी मफाद हैं, इसलिए उसके मुताबिक हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करना होता है। और इसी तरह इसी बात का जिक्र आईन पाकिस्तान में भी है, हमारी जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें भी है, डिफेंस पॉलिसी का भी ये हिस्सा है। तो ये बैलेंसिंग है जो कि हमने करनी है। और जिस तरह आर्मी चीफ ने कहा कि जी ब्लॉक पॉलिटिक्स में हमने नहीं पढ़ना है और हमने सिर्फ अपने जो इंटरेस्ट है उसकी हिफाजत करनी है। अच्छा देखिए, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी बातें हुई हैं ना, उसका जिक्र करते हैं कि कश्मीर के बारे में उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं है और ये एक बैनुल अक़वामी तनाज़ा है जो कि हल तलब है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के मुताबिक। साथ ही उन्होंने पैलेस्टाइन की बात की है और उन्होंने री एम्फसाइज किया कि वहाँ पे जो टू स्टेट सोल्यूशन है वही उसका हल है। और वो ये है कि गाजा से जो कि ऑक्युपाइड टेरिटरी है वहाँ से इजराइल की वापसी हो, वेस्ट बैंक से वहाँ से इजराइल की वापसी हो और ईस्ट जेरूसलम पैलेस्टाइन का कैपिटल बने। तो अच्छा, इसके अलावा जो एग्रीड चीज़ें जो स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी हैं, अमेरिकन एम्बेसी की वेबसाइट पे भी हैं, वो है स्टेबलाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, और कोऑपरेशन ऑन काउंटर टेररिज्म। इसके ऊपर आई एम श्योर बहुत सारी जो है बातचीत हुई होगी और एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझने का एक दूसरे को मौका मिला होगा। मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप जो है हमारी हमेशा से कायम रही है। आप सीटो सेंटो मेंबरशिप के ज़माने से चलती आ रही है और जब हमने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दिखाई थी सारी दुनिया को तो सैंक्शन बहुत सारे लगे थे, लेकिन उस वक्त भी जो हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन थी वो जारी रही। मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम कुछ हद माजरत आपको यहाँ पे काट रहा हूँ, ज़रा इस पर मैं तफसील से आपसे बात करना चाहूँगा। जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन है और स्पेशली आफ्टर 9/11 जिस तरीके से ये इम्प्रूव हुए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अमेरिकन ने कुछ ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया और हमें डिस्पाइट कि हमें कितना नुकसान हुआ। रजा रूमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब। सवाल ये कि अभी बात हो रही थी टेररिज्म की, ये एक ऐसा कॉमन फैक्टर है कि जो दोनों ममालिक के माबैन अच्छे ताल्लुकात का बायस भी बना लेटली, लेकिन हमने ये देखा कि एक पैटर्न है
9/11 से पहले भी जब अफगानिस्तान में एक बिल्डअप होना शुरू हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने चीज़ें फेस की और 9/11 हो गया और फिर रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। अभी भी हम देखते हैं कि बहुत से जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, तज्जियाकार हैं, वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान इज़ अगेन बिगिनिंग टू बिकम अ बर्निंग या ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द टेररिज्म। पाकिस्तान ये चीज़ें फेस कर रहा है रिसेंटली। क्या अमेरिकन्स भी इस चीज़ को समझ रहे हैं और दैट्स वाई उन्होंने बहुत वैल्यू की है आर्मी चीफ के इस दौरे को? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से बड़ी वाज़ेह बात है। जो सब एक तो बहुत बड़ा मसला, देखिए पाकिस्तान का इस वक्त जो बड़ा मसला है वो तो ये है कि वहाँ अफगानिस्तान से जो क्रॉस बॉर्डर यहाँ पे मिलिटेंट अटैक्स जारी हैं। इस साल में जैसे कि आपको इल्म है कि तकरीबन 600 से ज़ायद हमले हुए हैं छोटे बड़े, और जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और उधर अफ़गान तालिबान से क्या मामलात कैसे तय करने, आपको पता है कि अमरीकी फ़ौजों का इनखला और अफ़गान तालिबान से बातचीत जो है वो तो अमरीका ने खुद की थी, दोहा पूरा जो प्रोसेस था उसके ज़रिए। ट्रू। और वहाँ जो उनका कंसर्न अफगानिस्तान में दाइश का है, जो कि कॉमन कंसर्न है अमेरिका का भी, अफगानिस्तान का भी, पाकिस्तान का भी, कि किस हद तक आप आगे जाएंगे, क्योंकि अगर आप वो जाते हैं तो फिर वहाँ पे दाइश स्ट्रांग होती है। तो यकीनन इस वक्त एक थोड़ी सी कुछ मामलात के ऊपर जो है वो कंसेंसस भी आ रहा है, और अमेरिका की सपोर्ट की ज़रूरत भी है पाकिस्तान को ये जो मिलिटेंसी और मिलिटेंट अटैक्स को डील करने के लिए। तो ये वाले मामलात बिल्कुल ज़ेर बहस आए होंगे। और लेकिन जो सबसे अहम बात है शहजाद, जो आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया अपने इंट्रोडक्शन में, वो हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिसी एक बड़ी वाजे है, जिसका अयादा आर्मी चीफ ने भी किया कि ब्लॉक पॉलिटिक्स में पाकिस्तान नहीं पड़ रहा। ये वो ज़माना चला गया कोल्ड वॉर का, जब पाकिस्तान एक ब्लॉक का था हिस्सा। अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात जो हैं अमेरिका, चीन, रूस, तीनों इन बड़ी और छोटी पावर्स के साथ मिलकर एक जैसे कहते हैं टाइट रोप वॉकिंग करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना अच्छा है। रजा, एक सवाल है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, जी, लेकिन जब आपने बात की मल्टी पोलैरिटी की, आपने यू आर, आई नो कि यू आर विविड रीडर और बहुत एक्सटेंसिव आपकी इस पे ग्रिप भी है कि रिचर्ड निक्सन के ज़माने में पाकिस्तान प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल टू ब्रिंग चाइना एंड यूएसए टुगेदर। और आप समझते हैं कि अभी जो एक, चाहे उसको ट्रेड वॉर कह लें या दीगर डिस्प्यूट्स कह लें, पाकिस्तान किसी तरह का इसमें रोल प्ले कर सकता है कि जिस तरीके से अमेरिका इंडिया पे रिलाई कर रहा है टू काउंटर चाइना, सो कैन पाकिस्तान बिकम ऑन द फोर फ्रंट, और अमेरिका और चाइना के दरमियान जो सॉर्ट ऑफ अ कोल्ड वॉर तो ना मैं कहूँगा लेकिन एक टसल है, उसको रिमूव करने में? देखिए पाकिस्तान वो कर सकता है, लेकिन उस वक्त के मारूजी हालात जो थे जब पाकिस्तान वो रोल अदा कर रहा था वो और थे, आज के मारूजी हालात और हैं। उस वक्त पाकिस्तान एक बड़ा ही जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एलाई, कोल्ड वॉर में अमेरिका का एक बहुत फ्रंट लाइन एलाई था। ये 60s की बात है, जनरल अयूब का दौर है। जी जी। आज पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो है वो आपको पता ही है, मैं उसको क्या दोहराऊं। लेकिन पाकिस्तान वी आर अ नॉन नेटो एलाई। जी, वी आर नॉन नेटो एलाई। लेकिन देखिए शहजाद, हमारे इस वक्त डोमेस्टिक जो हालात होते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी जो ग्लोबल या रीजनल स्ट्रेंथ जो होती है वो अब इस ज़माने में 21वीं सदी में आपकी मईशतों से जुड़ी होती है। इसलिए मैं उसको ज़्यादा वो नहीं कर सकता, वो राइट। ओवरप्ले नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बिल्कुल पाकिस्तान का एक रोल है, वो अदा भी किया जा सकता है। लेकिन ठीक। देखिए वाशिंगटन डीसी में तो वहाँ की जो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर भी आपको पता है कि चीन के बारे में एक महाज आराई का पूरा एक सेंटिमेंट मौजूद है। और यही वजह है कि वो इंडिया के पीछे, जैसे आपने जिक्र किया, वो लगे हुए हैं वहाँ पे एक पूरा जिसे कहते हैं बाई जी पार्टिजान। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। रजा हमारे साथ ही रही है, जरा जनरल साहब को इसमें शामिल कर लूँ। जनरल साहब, अभी जिक्र हुआ नॉन नेटो एलाई, लेकिन हम कैसे एलाई हैं कि जब ज़रूरत आपको महसूस हुई कि ख़त्म हो गई है या आपका इंटरेस्ट नहीं वो रहा जो पहले था, या आपने लूज़ कर दिया, या आपने ये समझा कि आपके जितने आपके टारगेट्स थे वो आपने अचीव कर लिए, तो फिर वो कोलिशन सपोर्ट फंड भी कहीं गायब हो गया, वो नॉन नेटो एलाई जो हर स्पीच में बड़ा हाईलाइट होता था वो भी कहीं दब गया, ख़त्म हो गया, और आपने पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो आग आपने अफगानिस्तान में लगाई थी वो अभी तक बदस्तूर जारी है। देखिए, नॉन नेटो अलाय हम बन गए थे जब नाटो अफवाज जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद थी, और जिस वक्त वो चले गए हैं तो वो एक्चुअली डी फैक्टो वो ख़त्म हो गया था। उसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर नाटो या अमेरिका के पास ऐसे कोई हथियार या साजो सामान हो
जो कि पुराने हो और जिनको उनकी ज़रूरत नहीं हो, तो पाकिस्तान उसको खरीद सकता है। इससे ज़्यादा जो है इसकी कोई वक़्त नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा वहाँ पे बातचीत हुई है, देखें उन्होंने चीफ नहीं ने जल स्ट्रेटेजिक। साहब वो भी नहीं हुआ ना। देखें जब उनके हथियार जो थे अब जो तालिबान या मिलिटेंट्स के हाथ लग गए हैं और बड़ी प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर रहे हैं अगेंस्ट अवर सिक्योरिटी फोर्सेस, तो वो पाकिस्तान के पास क्या आने थे, वो तो दहशतगर्दों के हाथ लग गए। या वो इसीलिए तो हमारे जो यूनाइटेड नेशन में हमारे जो एम्बेसडर है, उन्होंने तो इसके ऊपर एक इंटरनेशनल इंक्वायरी की दरख्वास्त की है। क्योंकि नाटो, आईएसएफ और यूनाइटेड स्टेट्स का व्यू पॉइंट ये है कि उन्होंने इस तरह के सोफिस्टिकेटेड हथियार नहीं छोड़े। जी तो अगर उन्होंने नहीं छोड़े तो वो अब दहशत गर्दों के हाथ कैसे आ गए? तो आई एम श्योर उसके ऊपर भी हमारे जो कंसर्न्स है वो कम्युनिकेट हो गए होंगे। मैं बात कर रहा था स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की, जी एशिया में, साउथ एशिया में। उसका मतलब ये था कि देखें जो हमारे कन्वेंशनल वेपन सिस्टम है बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, उसमें बहुत सारी डिस्पैरिटी है। और इंडिया को अभी अमेरिका समेत इजराइल से, फ्रांस से, सारी दुनिया से वो हथियार खरीद रहा है। और इंडिया को कम से कम 4-1 सुपीरियरिटी हासिल है। अगर इस तरह की सपोर्ट चलती रही तो उसका डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट होगा नॉन कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वेपन और मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर। तो ये एक रेस होने का खतरा है जिसका उन्होंने जिक्र किया कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी ठीक, मेंटेन होनी चाहिए वेरी राइट। वहां पे। जी हाँ। अच्छा, साथ साथ देखें अभी जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हेड ऑफ बलोच नेशनल आर्मी की, तो देखें उनकी जो इंडिकेशन ये है कि उनके जो स्पॉन्सर है वो तो इंडिया से आ रहे हैं, टेररिस्ट से। तो ये भी एक हमारा सीरियस कंसर्न है जो कि आई एम श्योर वहां पे कम्युनिकेट हुआ होगा। और इससे मेरे ख्याल में पॉजिटिव आउटकम जरूर आएंगे। ओके रजा रूमी साहब, अब ये आर्मी चीफ का दौरा, इसके बाद इलेक्शन होने हैं पाकिस्तान में, एक नई मुंतखब हुकूमत ने आना है और ऑब्वियसली वो भी अपने रिलेशन जो है वो बेहतर रखना चाहेगी अमेरिका के साथ। आप कैसे देख रहे हैं कि एक अच्छा स्टार्ट मिल गया, एक हेड्स अप मिल गया है अगली आने वाली हुकूमत को कि वो किस तरीके से आगे इन रिलेशंस को लेके चलेगी? जी बिल्कुल शहजाद, देखिए जब जहाँ पे अमेरिका के का जिक्र होता है पाकिस्तान के ताल्लुकात का, तो उसकी कई जहतें हैं। उसके तीन एक अहम मैं समझता हूँ वो साइड्स हैं या जो पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला तो एक तारीखी जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप है 1950 की दहाई से ऑनवर्ड्स आज तक, वो जनरल साहब आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। वो एक बड़ा जिसे कहते हैं फर्म पक्का रिलेशनशिप है, जो कि जैसे कि अभी आर्मी चीफ की विजिट से भी जाहिर हुआ, जिस तरह से हाई लेवल से वो मिले। दूसरी इसकी जो अहम जहत है वो पाकिस्तान का एक माशी जिसे कहना चाहिए रिलायंस भी है, कॉपरेशन भी है, डिपेंडेंस भी है। और उसमें अगर आप इसको देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी सबसे बड़ी डेस्टिनेशन अमेरिका है, अगर कोई मुल्क है तो। इसका जिक्र गालिबन आर्मी चीफ ने भी किया अपनी वहाँ पे गुफ्तगू में, वो रिपोर्ट हुआ मीडिया में, मैंने देखा। और उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जिनके ऊपर कंट्रोल्स हैं, टैरिफ्स हैं, अमेरिकी हुकूमत से हमारी बातचीत जारी रहती है, जिसको कि बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे अर्जेंट नीड है। दूसरी जो इकोनॉमिक डायमेंशन है इस रिश्ते की, वो पाकिस्तान की जो IMF और दीगर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके साथ जो पाकिस्तान की एक कांस्टेंट इस वक्त हमें ज़रूरत होती है कैश फ्लो की, डॉलर्स की, चूंकि हम डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स के ऊपर और हमारी एक्सपोर्ट्स उस लेवल पर नहीं है। हमें बार बार IMF के पास या वर्ल्ड बैंक के पास या दीगर जगहों पे जाना पड़ता है, और अमेरिका उनके बोर्ड्स पे बैठा हुआ है, उसकी नॉड हो तो जी जी सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त बचा लूँ। एक सवाल रजा रूमी साहब आपसे, फिर जन साहब आपके पास आता हूँ। सवाल ये कि क्योंकि आप रजा आप क्योंकि अमेरिका में रहते हैं और हमने देखा कुछ डोमेस्टिक सियासी वजूहात की बिना पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी सोच हमें बताया गया, या एटलीस्ट ये इम्प्रेशन मिला कि थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई है, कोई उनके जहनों में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन इस दफ़ा जब आर्मी चीफ गए हैं, हमें बड़ा एक पॉजिटिव ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमने देखा फ्राम द पाकिस्तानी कम्यूनिटी या जो डायस्पोरा है अमेरिका में। इसकी क्या वजह देखते हैं आप? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी सर, आप शहजाद। जी आपसे। देखिए शहजाद, वाकया कुछ इस तरह से है,
कि देखिए मैं तो न्यूयॉर्क में मुकीम हूं, मैं वॉशिंगटन डीसी में नहीं हूं। तो एक तरफ तो ये हाई लेवल मीटिंग्स जारी थी, मगर हमने देखा कि सोशल मीडिया पे एक पूरा तूफान हुआ, एक प्रोपेगेंडा की एक मुहिम हुई, और मैं भी उसका ज़ेर असर हो गया। उन्होंने कहा कि जी वो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बॉयकॉट कर दिया। फिर मैंने वहां पे जो हमारे डॉन अखबार के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, मैंने उनको इंटरव्यू भी किया, ऑन रिकॉर्ड भी है, यूट्यूब पे मौजूद है। और उन्होंने जो वहां से फ्रॉम द ग्राउंड रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी। जो वहां पे एक एम्बेसी में एक हुआ फंक्शन, उसमें तमाम इनवाइटीज जो आए हुए थे, जिसमें कि हर तरह की सियासी वाबस्तगी रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानीज मौजूद थे। आर्मी चीफ उन सबसे मिले, हर टेबल पर गए, उन्होंने वहां पे सवालात के जवाब भी दिए, राइट। और बड़ा जबरदस्त इंटरेक्शन रहा। और फिर अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले थिंक टैंक्स जितने हैं डीसी में, जो कि अमेरिकी बड़े अहम और इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक्स होते हैं, उनके कोई तकरीबन 40 के से ज्यादा लोग मौजूद थे एम्बेसी में, जहां पे मुलाकात हुई, और वहां पे भी बड़ी ओपन डिस्कशन हुई, और सभी लोग जो इनवाइटेड थे वो वहां पर आए। ठीक ठीक। एक तरफ ये ग्राउंड रियलिटी है, दूसरी तरफ एक पूरी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली, जिसको कि पहले 5th जनरेशन का नाम दिया गया था, मैं उसको 6th जनरेशन वॉरफेयर कहता हूं। राइट। और उसके तहत कहा गया कि जी ओहो लोगों ने बॉयकॉट कर दिया है, दौरा नाकाम, अभी वो दौरा चल रहा था तो कहा जी नाकाम हो गया। अच्छा, तो और मेरे ख्याल आप से भी उसका शिकार हो गए, हमने ये भी मैं ऑब्जर्व शिकार किया हुआ कि जी, मैं एतराफ कर रहा हूं, मैंने भी कहा कि ओहो हो क्या हुआ। मैंने फोन किया उस कॉरेस्पॉन्डेंट को, 4-5 और लोगों से बात की, कुछ थिंक टैंक्स के लोगों से बात की, और मुझे पता लगा कि रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बिल्कुल तो सही। इस वक्त मसला जो इस वक्त ये है कि एक तरफ तो हम लगे हुए हैं अपने खारजा ताल्लुकात को ठीक करने के लिए, और आर्मी चीफ भी, और जो पहले गवर्नमेंट थी, मौजूदा गवर्नमेंट, और आई एम श्योर जो आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी उसका भी होगा कि अपने अहम ताल्लुकात को रिपेयर करके मैनेज किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम लेट डाउन हो रहे हैं ठीक। इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से। जी एग्जैक्टली, पॉइंट वेल टेकन रजा रूमी साहब। जनरल साहब, फाइनली अब इस दौरे के बाद, क्योंकि दहशतगर्दी का खतरा एक दफ़ा फिर मंडला रहा है अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए, आप समझते हैं कि इसमें जो कॉपरेशन हमारा कुछ अरसे से थोड़ा सा तातुल का शिकार हमें नजर आया, वो दोबारा से रिवाइव होगा, चाहे उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग हो या जो इक्विपमेंट की फराहमी हो? क्या समझते हैं आप इस पर? बिल्कुल, मेरे ख्याल में इस तरह के जो दौरे हैं, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। साथ साथ ये मिलिट्री डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है। तमाम ममालिक इसको फॉलो करते हैं। पाकिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है। देखिए, सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द यूएस पीस कीपिंग ऑपरेशंस। द यूनाइटेड स्टेट्स इज वेल अवेयर ऑफ दैट। साथ ही जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप्स है जी जी। इंडिया और पाकिस्तान का, उसकी भी बात हुई होगी। फाइनली जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसका चीफ ने जिक्र किया है, इसलिए कि जो नेशनल सिक्योरिटी है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, वो दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। और उन्होंने उसके रोल को उजागर किया, और अमेरिकन सिटीजन्स को और पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीजन्स को बताया कि वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रजा मोहम्मद खान साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, बात कर रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात होगी इलेक्शन की और इलेक्शन कमीशन की तैयारियों की अगले आम इंतखाबात के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानिए और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में। और सब एक साथ, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी। और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर।
ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में। और सब एक साथ लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमाकर नहीं, मेन जीटी रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। हल्का बंदियों से लेके इलेक्शन के लवाजमात तक जितनी भी तैयारियां हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, उस हवाले से बहुत से सवालात हमारे भी और आपके जहन में है। इसी सिलसिले में हमने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है ज़फ़र इकबाल साहब को, स्पेशल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र इकबाल साहब आपका। सैयद नदीम हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, आपसे पहले मैं आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले ये हल्का बंदियाँ ज़रूरी क्यों होती हैं, और एक बात, जब ये आप तकसीम करते हैं हल्का बंदियों को इज़ला में, कि कैसे करते हैं इन सीटों की तकसीम आप? जी, जैसे कि आपने सवाल किया, आइन के आर्टिकल 51 को जब हम अपने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के साथ मिला के पढ़ते हैं, तो जब भी मरदमशुमारी होगी तो उसके सरकारी नताइज के ऐलान के बाद ये इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है कि वो हल्का बंदी करे। ठीक, लिहाजा उस जिम्मेदारी को पूरी करते हुए 7 अगस्त 2023 को जब 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी का सरकारी तौर पर ऐलान किया गया और उसको CCI ने अप्रूव किया, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे लाजिम था कि वो हल्का बंदी करे। लिहाजा अपनी आइनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ की, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने हर सूबे के लिए अलग अलग डिलिमिटेशन कमेटीज़ बनाई थी, जिन्होंने इब्तिदाई तौर पर हल्का बंदियों की फहरिस्त शाया की। और इसकी बुनियाद जो है, बुनियाद या जो इसका प्राइम जो उसकी एक वो रिवीजन होती है, वो आबादी है कि आबादी के तनासुब से आप इन हल्का बंदियों को जांचते हैं और फिर इसको फाइनल करते हैं। जी हाँ, उसमें जो हमारा जो मेन जो है वो आबादी होती है, लेकिन उसके साथ और दीगर जो हमारा सेक्शन 20 ऑफ द इलेक्शन एक्ट है, जिसमें इसके तमाम उसूल और जो प्रिंसिपल्स हैं वो वाजे किए गए हैं, जिसमें पॉपुलेशन है, कंटिग्यूटी है, कॉम्पैक्टनेस है, जोग्राफिकल फीचर्स हैं, होमोजेनिटी है, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन प्लस पब्लिक कन्वीनियंस। तो इन तमाम सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमारी कमेटीज़ ने कानून के मुताबिक एंड यू डिड एक्सटेंसिव वर्क ऑन दिस, और उसके बाद आपने ये सारे का सारा किया। ज़फ़र साहब, अब इसको जाहिर है कि आप मौका देते हैं लोगों को कि अगर वो चैलेंज करना चाहें, वो किया भी, आपने उनके कंसर्न सुने, कुछ हाई कोर्ट में गए, लेकिन फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी अब मामला क्योंकि इलेक्शन पे है तो मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना। लेकिन फिर भी डिबेट तो रुकती नहीं है। मिसाल के तौर पर एक डिबेट हो रही है जी, झेलम और हाफजाबाद दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में 2 सीटें हैं, कौमी असम्बली एक में 1 है। ऐसा क्यों हुआ? तो मैं चाहूँगा इसका भी एड्रेस करें। इसको मैं आपको बिल्कुल तफसील से बताता हूँ। जी, जो सबसे पहले है कि अगर हम देखें तो एलोकेशन ऑफ सीट है। एलोकेशन ऑफ सीट होती है जो हमारा आर्टिकल 51 है नेशनल असम्बली के लिए, तमाम सूबों की अलग-अलग सीटें हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 106 जो है वो प्रोविंशियल असम्बली की जो सीट्स हैं वो उनकी एलोकेशन है सूबों की। राइट, ठीक है ना सर। उसके बाद ये है कि अब टोटल पॉपुलेशन जो है प्रोविंस की डिवाइडेड बाई सीट्स, ठीक है ना सर, वो उसका कोटा निकल आता है कॉन्स्टिट्यूंसी का। सही, ठीक है ना सर। अच्छा, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का जब कोटा निकलता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट के कोटे पे इलेक्शन कमीशन आता है, और ये काम कोई कमेटी नहीं करती, ये इलेक्शन कमीशन खुद करता है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और हमारे 4 मेंबर साहबान जो हैं वो खुद ये काम करते हैं सर। तो उसको ये टेक्निकल काम है, ये आम काम नहीं है सर। लेकिन इसमें ये कहा जा सकता है कि एक फार्मूला पहले से तयशुदा है, आपने उसी फार्मूले के तहत जो है सीट्स एलोकेट करनी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब आप अपनी तरफ से कोई माइनस या प्लस नहीं कर सकते। नहीं। अच्छा, इसी तरीके से सर बात ये है कि फिर उसमें ये देखा जाता है कि अगर उसका जो कोटा है 1.51 है
50 से 0.5 से अगर एबव है तो उसको एक सीट दी जाती है, ठीक, पूरी सीट दी जाती है। अगर 0.5 से लेस है फ्रैक्शन जो है तो उसको इग्नोर किया जाता है। ठीक, फिर कोई सीट नहीं होती। नहीं, फिर कोई सीट नहीं होती सर। हाँ, अलबत्ता इसमें ये है कि अगर फिर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन किसका है। अगर किसी तो जिसका सबसे कम होता है वो उसका वो इग्नोर हो जाता है, उसका बेंचमार्क बन जाता है, वो इग्नोर हो जाता है। जो सब जिसका सबसे ज़्यादा होगा पहले उसको मिलेगा, जैसे 1.89 है उसको पहले मिलेगा, 1.75 है उसको दूसरा मिलेगा, उससे लेस जो है फिर तरतीब से हम आते हैं। बिल्कुल ठीक। नदीम साहब, अब ये हल्का बंदियों के हवाले से जो भी चीज़ें थी, जो कंसर्न थे, अब वो खत्म हो गए हैं ना। अब तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की तैयारियां हैं, आपकी तैयारियां हैं, सियासी जमातों की तैयारियां हैं, कैंपेन है और लोगों ने जाके वोट कास्ट करना है। अब हल्का बंदियों के ऊपर मजीद बहस की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हैं? जी हाँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में ये कह दिया कि अब क्योंकि इस तरह की किसी भी डिसीजन से इलेक्शन में ताख़ीर का सबब पैदा हो सकता है, तो लिहाजा ये तमाम मामला अब इस वक्त ख़त्म हो गए और ख़त्म हो जाने चाहिए। बिल्कुल ठीक। ज़फ़र साहब, एक सवाल ये है कि नॉमिनेशन पेपर्स आपने 20 तारीख रखी और 23 यानी कि 3 दिन का आपने वक्त दिया, ठीक है आपने, और पहले से आपने शेड्यूल जारी कर चुके थे, तो ये सबको मालूम था कि कब वसूल करने हैं, कब जमा कराने हैं, और जो पुराने लोग हैं सियासी जमातें उन्हें पता है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं किसी भी कागजात जमा कराने में। लेकिन अब कई जमातें कह रही हैं कि टाइम बढ़ा दें। क्या कानून में कोई ऐसी गुंजाइश है, कुछ वक्त बढ़ सकता है, या 23 इज़ द लास्ट डेट? सर ऐसे है कि 20 से 22 तक ये इसकी नॉमिनेशन की डेट थी, कल लास्ट डेट है। हमारे पास आई है, एप्लीकेशन आई हैं, तो हमारे पास शेड्यूल जो है बड़ा टाइट है। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस पे इलेक्शन कमीशन कल गालिबन गौर करेगा। अच्छा, कल आप कुछ कहना चाहेंगे नदीम साहब इस पे? बस जैसे ज़फ़र साहब ने बताया कि जो ऑनरेबल कमीशन जो फैसला समझता है अवामी डिमांड के हिसाब से वो यकीनी तौर पे करेगा। अच्छा, लेकिन मतलब ये कि इलेक्शन आपने सही कहा कि टाइम फैक्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कि जो आपका कानून है वो तो मतलब एम्पावर करता है कमीशन को कि अगर वो एक्सटेंड करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लोगों की सहूलत को देखते हुए। इसमें ऐसे है कि जो सबसे हमारी जो बड़ी एक्सरसाइज है वो प्रिंटिंग ऑफ बैलेट पेपर्स का एक्सरसाइज है, ह्यूज क्वांटिटी होगी उसमें, जिसमें कैंडिडेट्स के नाम आने हैं, सिंबल्स आने हैं। जी हाँ। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन के पास शेड्यूल बड़ा टाइट है। ठीक, कल अच्छा, अभी आज PMLN के सीनियर रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये तवील एक फॉर्म है जिसमें कई इदारों के NOCs भी लगाने हैं, कोई बिजली के बिलों का नादहिंदा तो नहीं है, गैस के बिल्स क्लियर हैं, इनकम टैक्स उसके बराबर हैं, तो कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है वो सारे पेपर्स जमा करना और लेटेस्ट देना और आपको देना, क्योंकि ये ना हो किसी पे इतराज़ हो जाए तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए। देखें सर, वो तो कानूनी तरीक़ाकार जो है उसको तो ज़ाहिर हर कैंडिडेट पूरा करता है, ऑब्वियसली। तो ये कानून की रिक्वायरमेंट्स हैं जो ज़ाहिर पूरी करने के पाबंद है। ठीक, थोड़ा सा अगर मैं शेड्यूल के हवाले से बता देंगे कि अगर 23 यानी कि कल कट ऑफ डेट है नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाने की, उसके बाद उसकी आप स्क्रूटनी करेंगे और फिर हतमी फहरिस्त जो है वो कब तक आप जारी कर देंगे? देखें, अभी जो 22 तक अभी जो हमारा मौजूदा शेड्यूल है उसमें 22 दिसंबर तक जो है नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किए जा सकते हैं। ठीक, 30 दिसंबर तक इनकी स्क्रूटनी होगी, उसके बाद इनके ऊपर अपील्स का एक मौका दिया जाता है रिटर्निंग अफसर के फैसलों के ख़िलाफ़, और फिर 12 जनवरी को जो है वो लास्ट डेट फॉर विड्रॉल है। 12 जनवरी तक लोग अपने फॉर्म विड्रॉ कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, और 13 जनवरी को फाइनल लिस्ट ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट ऑन अ लाइटर वेन यूनिवर्सिटी में नहीं होता जब कोई लेट हो जाए, कहते हैं जी लेट फीस के साथ जमा कर ले फॉर्म, मेरा तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है इसमें, ऐसा कोई लेकिन कि आपको उस डेट को जमा कराने अनटिल अनलेस आप फैसला ना कर लें कि आपने टाइम एक्सटेंड करना है या नहीं। इलेक्शन जो है वो सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट है, एक टाइम गेम है, उसमें हर चीज़ आपको टाइम लाइन पे करनी होती है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है और आपने गुज़िश्ता इंतखाबात में भी टेक्नोलॉजी का काफ़ी सहारा लिया, उस पर कुछ क्वेश्चन भी आए माजी में, उस पर नहीं जाते हम, लेकिन यकीनन लोग ये पूछना चाहेंगे कि आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए स्विफ्ट एंड एक्यूरेट इलेक्शन रिजल्ट्स हैं और उनकी डिलीवरी है, चाहे वो कैंडिडेट्स तक हो या उनके नुमाइंदों तक हो, वो कैसे इंश्योर करेंगे? कोई तरीके ऐसे है कि हम इस इलेक्शन में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम रिटर्निंग अफसरों को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं करें, प्रिजाइडिंग अफसरों को भी करें, ताकि हमारे पास रिजल्ट। और ये आपने खुद अपना डेवलप करवाया? जी हाँ, जितना मतलब जल्दी हो सके ये हमारे पास रिजल्ट आ जाए, हमारी कोशिश यही है। ठीक, लेकिन कुछ इलाकों में ऐसे भी होता है कि जहाँ पे वो कनेक्टिविटीज़ के इशू हैं, उसके हवाले से क्या? उसमें ऐसे है कि हमने हिदायत जारी की हैं कि जहाँ पे कनेक्टिविटी होगी तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली उसी वक्त रिटर्निंग अफसर के पास आ जाएगा। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो वो रिजल्ट सेंड तो कर देगा, लेकिन ये है कि वो फौरी तौर पे प्रोसीड भी करेगा, फौरी तौर पे रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचेगा ताकि रिजल्ट हमारे पास आ जाए। ठीक, इसमें जब रिजल्ट्स आपके पास आ जाएं और उसमें डेफिनेटली कुछ
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं जहाँ सिक्योरिटी के भी मसाइल होते हैं। हाल ही में हमने देखा बलूचिस्तान वगैरह से कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही थी। सो सिक्योरिटी वाइज भी आपने यकीनन अपनी पूरी तैयारी रखी होगी, और जिन जिन इदारों से आपको मदद चाहिए वो आपने ऑलरेडी कह दिया होगा उन्हें। जी हाँ, यकीनी तौर पे हमारा राब्ता है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, और हमने हर तमाम आईजी से राब्ते में हैं, उनसे हम फिगर्स भी ले रहे हैं और उनके साथ मुसलसल राब्ते में, और आवाम की हिफाजत के लिए जो भी मुनासिब इक़दाम हैं इलेक्शन कमीशन यकीनी तौर पर उनको पूरा करेगा। अच्छा सर, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो मिलिट्री ऑफ डिफेंस से भी राब्ते में जी बिल्कुल यकीनन जी उन्होंने सारा मतलब जहाँ से आईन पाकिस्तान के तहत हर रोज वो सवेरे मीटिंग लेते हैं, हम उसको उनको ब्रीफ करते हैं, वो हमें असिस्ट करते हैं, तो ये सारा। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईन पाकिस्तान ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन को जिस इदारे से भी मुआवनत चाहिए होगी वो इदारा पाबंद है आपकी मुआवनत करने का, ताकि आप इलेक्शन का इनेकाद कर सकें। इसमें आपकी जैसे आप बात कर रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, बाकी चीज़ों की से, सो यू आर एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड विद एवरी इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान के जिनसे आपने मदद मांगी वो आपको मिल रही है? अभी तक जो भी हमने जिससे भी रिक्वेस्ट की है या जिसको भी हमने कहा है तो पॉजिटिव रिस्पांस है हमारे पास, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेके सारा कुछ आपके पास है। अच्छा सर, एक चीज़ जो मैं और ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि जब कोई शख्स है, फॉर इंस्टेंस मैं हूँ, मेरा वोट है इस्लामाबाद के एक हल्के में रजिस्टर्ड, लेकिन मैंने अपनी रेजिडेंस शिफ्ट कर ली और मैं चाहता हूँ कि मेरा वोट चेंज हो, सो अभी मेरे पास वक्त है या टाइम इज़ ओवर? नहीं सर, बस अब कट ऑफ डेट हमारी ख़त्म हो गई है। हमारी जो फरिश्तें थी, इंतखाबी फरिश्तें प्रिंट होके वो चली गई हैं, रिटर्निंग अफसरों के पास भी चली गई हैं, अब बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक, और यकीनन इलेक्शन कमीशन में बहुत सारे और भी दीगर मामला चल रहे हैं जो कोर्ट्स में भी यानी कि इन्वॉल्व हैं। फॉर इंस्टेंस अगर किसी एक सियासी जमात को सिंबल ना मिले, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो, और लेकिन उसके कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने उसी सिंबल के हवाले से अपनी सारी दरखास्तें जमा कराई हैं और उसको वो सिंबल नहीं मिलेगा, तो उनकी हैसियत क्या होगी उम्मीदवारों में? कानून क्या कहता है इस हवाले से? ऐसे है कि आज़ाद उम्मीदवार वैसे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन ये अभी इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है केस, मैं उस पर कुछ मतलब कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं कह रहा आप कमेंट करें, मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर किसी जमात को इलेक्शन सिंबल नहीं मिलता जो वो मांग रही है, तो जो उसके उम्मीदवार हैं वो क्या कहलाएंगे? वो आज़ाद हो जाएंगे? वो आज़ाद कंटेस्ट कर सकता है, कोई भी मतलब कैंडिडेट है, उसको सिंबल कौन सा, वो खुद आप अपनी मर्जी से दे देंगे या खुद वो लेना चाहेगा? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के सिंबल हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक, तो कोई भी अगर इंडिपेंडेंट, वो उसकी सवाबदीद होगी कि वो कौन से चूज करना चाहिए। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा, हमारे पास इंडिपेंडेंट के सिंबल मौजूद है, वो इंडिपेंडेंट सिंबल कोई भी ले सकता है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक ठीक, जो पार्टी का नॉमिनेटेड नहीं होगा वो तो। वेरी राइट। और एक चीज़ जो मैं चाहूँगा आप ज़रूर इंश्योर करवाएं, अगर आप करवा सकते हैं, ख़ास तौर पे लोगों को भी, सियासी जमातों की, कि हमारे मुल्क में माजी हमारे ऐसी बात हुई है कि इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते रहे हैं। सो हर बंदे की ख्वाहिश है, आपकी भी मेरे से ज़्यादा ख्वाहिश होगी कि कोई क्वेश्चन ना हो, जो फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने जा रहे हैं इसको लोग तस्लीम भी करें। उस ज़िम्मन में कोई कैंपेन, कोई चीज़ जिसका आप इरादा रखते हो लोगों को बावर कराने का? सर ऐसे है कि कोड ऑफ कंडक्ट कल हमने बाकायदा पब्लिश कर दिया है, नोटिफाई कर दिया है, ठीक है ना। बाकायदा हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि इलेक्शन में तमाम जितने भी कैंडिडेट्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको फेयर मतलब फील्ड मिले, ताकि किसी किस्म का कोई बंदा उंगली ना उठाए इलेक्शन के प्रोसेस पे। नईम साहब, आपसे सवाल है कि आप एक अमाउंट जो है वो मखसूस रखते हैं, यानी कि अगर आपने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना है तो एक उम्मीदवार इतने पैसे खर्च कर सकता है अपनी मुहिम के लिए, सूबाई असम्बली की सीट के लिए अलहदा पैसे हैं, वो कितनी अमाउंट है? जी, कौमी असम्बली के लिए 10 मिलियन है, 1 करोड़ रुपए, और प्रोविंशियल असम्बली के लिए 4 मिलियन। अच्छा, लेकिन माजरत सवाल पूछने का मकसद ये था कि हम ये देखते हैं कि यहाँ तो एक जलसा ही 1 करोड़ रुपए का हो जाता है, सो उसकी क्या मतलब वो है सेफ्टी वॉल्व्स हैं, कैसे आप इस चीज़ को इंश्योर करते हैं या करेंगे कि कोई अपने उस लिमिट से ज़्यादा पैसे खर्च ना करे? देखिए, इसके लिए हमारी जो मॉनिटरिंग टीम्स हमने बनाई हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर है, इलेक्शन कमीशन मॉनिटरिंग के ऊपर भरपूर हमारा एक मरबूत निज़ाम है, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर 2-2 मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं जो इन तमाम चीज़ों को चेक करेंगे और जो भी उनकी जो कैंपेन है उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाएगा। ठीक, और देखा जाएगा कि कोड ऑफ कंडक्ट की कोई वायलेशन नहीं है। यकीनी तौर पे उसकी कोड ऑफ कंडक्ट की इम्प्लीमेंटेशन इलेक्शन कमीशन उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करेगा। ठीक है जफर साहब, लेकिन सियासी जमातों पे पाबंदी नहीं है, वो चाहे जितने मर्जी फंड लगाना चाहें उस पर वो लगा सकते हैं। सो नॉर्मली हमने देखा कि जो उम्मीदवार हैं वो खर्च तो
यकीनन ज़्यादा करेंगे, लेकिन जब आप पूछेंगे तो वो कहेंगे जी ये तो सियासी जमात ने पैसे दिए सर थे। ऐसे है कि कानून में मौजूद है कि जो सियासी जमात भी किसी कैंडिडेट को देगी तो वो कैंडिडेट उसको शो करेगा और पार्टी भी शो करेगी। पार्टी भी शो करेगी। मतलब ये नहीं, लेकिन वैसे मैं जानना ये चाहता कि ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है आजकल जो महंगाई है या जो हम देखते हैं जिस तरीके से वो फैसिलिटेट करते हैं अपने अपने वोटर्स को, अच्छी बात है करते हैं, लेकिन मतलब वो लिमिट जो है ना वो क्रॉस होती हुई हमें अक्सर नजर आती है। देखें, अगर कोई कंप्लेंट आती है इलेक्शन कमीशन के पास, हम उसकी कागनीजांच लेते हैं और उसको हम चेक भी करते हैं। अगर कोई इतराज़ नहीं करता तो फिर मतलब ये है कि हमें इतना वो नहीं होता, लेकिन जहाँ पर हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है हम उसको ऑब्जर्व भी करते हैं और हमारी जो टीमें होती हैं वो भी मौके पे मौजूद होती हैं, हमें अंदाज़ा भी होता है कि ये कितना खर्चा कर रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, आजकल आप वैसे सियासी जमातों के बयानात यकीनन सुनते होंगे, टेलीविज़न पे, अखबारात में आप पढ़ते होंगे, और वी अंडरस्टैंड कि आप उस पर कोई ऐसा कमेंट नहीं करते क्योंकि आपका काम नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार आप एक लफ्ज़ ज़रूर सुनते हैं जो दोहराया जा रहा है मुख्तलिफ क्वार्टर से, लेवल प्लेइंग फील्ड। सो उस हवाले से मतलब हमने देखा कि आपकी वक्तन फ़वक्तन स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, लेकिन फिर भी ये लफ्ज़ जो है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसकी वजह लोग जानना चाहेंगे क्या? सर मैं एक अर्ज़ कर दूँ कि जो लूजिंग कैंडिडेट होता है ना उसको 1 बजे पता होता है कि मैं हार गया हूँ, ठीक है ना। दोबारा आप दोहरा? जो लूजिंग कैंडिडेट होता है जी जी, उसको दोपहर को 2 बजे 1 बजे पता होता है कि मैं हार गया हूँ। जी बिल्कुल। उसी वक्त से वो शोर मचाना शुरू कर देता है और शाम को वो कहता है जनाब मेरे, उसके जब वो चले जाते हैं अपना एजेंट वगैरह, वो कहता है जनाब मेरे एजेंट को इन्होंने बाहर निकाल दिया है। कैंडिडेट को पता होता है, तरह तरह की अफवाहें, कैंडिडेट को पता होता है। जी बिल्कुल पता ठीक होता है ना, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को तो शायद महीना डेढ़ पहले पता चल जाता है। तो आप नहीं समझते? तो बात ये है कि अब उस पे इलेक्शन कमीशन तो मेरे ख्याल में कोई ठीक ठीक। अच्छा नदीम, बिल्कुल सही पॉइंट। हम तो पूरी लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, इंश्योर भी करेंगे, ये आपका प्रॉमिस है। हाँ, बाकी वोट तो ज़ाहिर है सब वोटर को देना है। वोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप की ख्वाहिश तो ये सबकी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकले वोट कास्ट करें। आपने अपना भी एक अंदाज़ा रखा होगा कि गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में और आजकल जो गहमा गहमी है, कितने % आप टर्न आउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, ये कहना तो एक कबल वक्त है, लेकिन हमारी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चल रही है जिसको हम थ्रू मीडिया एंड सोशल मीडिया भी चला रहे हैं। हमारा MCO विंग है जो राउंड द क्लॉक काम कर रहा है, और हमारा जो जेंडर GSI विंग है जो हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिवैक हैं, डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटीज़, जो फ़ाल हैं और जो वोटर्स की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमारा इलेक्शन कमीशन हर वो कदम उठा रहा है जिसमें हम पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइज कर रहे हैं कि उन्होंने अपना वोट यूज़ करना है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारी एक अच्छी इस एफर्ट के नतीजे में अच्छी कास्टिंग होगी। बिल्कुल ज़फ़र साहब, इसमें कुछ माजी में वाक़यात हुए कोहिस्तान के कुछ इलाकों में, बुनेर में, जहाँ पे ख़वातीन को मतलब एक बाकायदा फैसले के तहत रोक दिया मकामी उम्मीदवारों ने। सो ये ज़रूर आप एक दफ़ा फिर बताएं कि कितने फ़ीसद ख़वातीन का वोट किसी भी हल्के या सीट के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप उसको नल एंड वाइड करार दे देंगे? जी नदीम साहब, हमारा जो सेक्शन 9 है उसके तहत अगर 10% से कम ख़वातीन का वोट कहीं पे कास्ट होता है तो वो इलेक्शन के रिज़ल्ट को इलेक्शन कमीशन नल एंड वाइड कर देता है, और ऐसा हुआ भी है माजी में, जिसमें बुनेर का एक हल्का था जहाँ पे 10% से कम वोटिंग के ऊपर उसको उन्होंने नल एंड वाइड कर दिया था। तो इसीलिए हमारा जो जेंडर विंग है वो बड़ा इस पे काम कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे वोटर जो हमारी जो रजिस्ट्रेशन है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है पहले के मुकाबले में। बिल्कुल, लेकिन सर एक सवाल ज़रूर कि ये तो हो गया कि आपने नल एंड वाइड करार दिया, ये भी इत्तलात मौसूल होती हैं कि कुछ वहाँ के मकामी उम्मीदवारों ने मिल के फैसला किया जी ख़वातीन ने वोट नहीं डालना, सो उनके खिलाफ क्या होगा? यही कानून सर नाफिज होगा, यही नाफिज होगा, खाली लाइक उनको इंडिविजुअली उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी, बस इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, ठीक, अगर ये आपस में मिल के भी फैसला करते हैं तो वाइड करार हो जाएगा जैसे ये बता रहे हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, वो ये कि अब नौजवानों की तादाद में नौजवान वोटर्स की तादाद में बहुत इजाफा हुआ है। आपका ट्रेंड्स या डेटा या सर्वे क्या कहता है कि क्या वाकई नौजवानों में रुझान है? क्योंकि हम देखते हैं कि नौजवान वैसे तो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन वो जाके लाइन में खड़े होकर शायद वोट नहीं डालते, एक इंप्रेशन है, तासुर है। वुड यू एग्री? इलेक्शन कमीशन जो है ना सर, इस दफ़ा हमने नौजवानों पे बड़ी तवज्जो दी है। जो यूथ है ना हमारा, हमने यूनिवर्सिटीज़ में इवेंट्स हमारे हुए हैं, कॉलेजेस में भी हुए हैं,
हमने बड़ी तवज्जो दी है, हमने मोटिवेट किया है उनको, वो हमारे सफ़ीर के तौर पे भी काम करते रहे। That's right. तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस दफ़ा यूथ जो है ना ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेगी और अपना वोट कास्ट भी करेगी। ठीक ठीक। और जो आपकी कोशिश होगी, जो माजी में शिकायत इलेक्शन कमीशन से रही हैं लोगों को, सियासी जमातों को, वो इस दफ़ा ना हो गया ना, फॉर्म गायब हो गया, लोगों को टाइमली रिजल्ट नहीं मिले। बहुत सी ऐसी शिकायतें माजी में हम सुनते आए हैं जिसमें शायद बहुत सी दुरुस्त ना हो, लेकिन आपके पास कोई क्या हिकमत अमली है कि वो चीज़ें दोबारा, वही शिकायत दोबारा लोग ना करें? नहीं, हम ये इंश्योर कर रहे हैं, इसीलिए हमने कहा है कि अब तो हमारा जो फार्म है, फार्म जो अपना हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट या गिनती का गोशवारा, उस पर हमने बाकायदा उनके जो हमारे होते हैं पोलिंग एजेंट्स, उनके दस्तखत बनवा दिए हैं। ठीक। साथ ही हमने उस पर यह भी लिख दिया कि कितने बजे वो फार्म जो है वो उसको इशू कर रहा है। तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जनाब वो भी लेके जाएं, ताकि इसको हमें भी पता हो कि किस किस के उसके एजेंट ने ले लिया है फार्म, तो इसको हम इंश्योर कर रहे हैं इस दफ़ा। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र इकबाल साहब, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ आप मौजूद थे। सैयद नदीम हैदर साहब, एडिशनल जनरल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपने नाज़रीन गुफ्तगू सुनी, हमने कोशिश की कुछ सवाल जो हमारे और आपके जहन में हैं, ये जो दो सीनियर ऑफिशियल्स थे इनसे पूछें, वक्तन फ़वक्तन हम इनको जहमत देते रहेंगे और जो सवालात हैं आपके जहन में भी वो कोशिश करेंगे इनसे जानने की। बहरहाल प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।